आमदेद। आपके बहुत सारे मैसेजेस हैं, बड़ा गौर गौर से उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। एक तो ये आपने पूछा है कि लेटर लिखना है आपने, तो आपको एड्रेस बताया जाए। प्लॉट नंबर 36 H9 इस्लामाबाद हमारा एड्रेस है। अगर आपके दिल में ख़त लिखना ज़रूर लिखिए। ख़त मैंने हाथ में पकड़ा हुआ भी है। उस्मा जब्बार ने मॉडल टाउन लाहौर से हमें लिखा है और थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया है और ख़ास तौर पे डॉक्टर सदाकत का जो सेगमेंट जो अभी हम आपके सामने लेकर आएंगे उसको आपने बहुत तारीफ़ किया। आपने कहा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पर गुफ्तगू हालांकि मुख्तसर थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे ज़ाती तौर पर अपनी स्ट्रेस मैनेज करने में बहुत मदद मिली। गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर सदाकत अली ने ज़िंदगी के अहम फैसलों के बारे में बात करते हुए लाइफ पार्टनर के इंतखाब को भी ज़िंदगी का अहम फैसला करार दिया। मेरा ख्याल है कि आप इस मौजू पर एक मुकम्मल प्रोग्राम करें, क्योंकि देखा गया है कि हमारे माशरे में जीवन साथी का इंतखाब करने के लिए नौजवान लड़के लड़कियों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो अक्सर बेराहरवी का शिकार हो जाते हैं। किसी से मिलने वाली ज़रा सी तवज्जो को या फ्लर्ट को सच्ची मोहब्बत समझकर अपना तन मन धन निछावर कर देने के वाक़यात हमारे यहाँ आम हैं। लिहाजा किसी को अपने शरीकी हयात के तौर पर चुनते हुए हमें जिन पहलुओं को जहन में रखना चाहिए, अगर उनके मुतालिक बाकायदा रहनुमाई दी जाए तो मैं समझती हूँ कि बहुत से यंगस्टर्स को गुमराह होने से बचाया जा सकता है और उनकी ज़िंदगियाँ महफूज की जा सकती हैं। थैंक यू सो मच उस्मा, इट्स अ वंडरफुल सजेशन। हमने पहले भी इस पे प्रोग्राम किया है, लेकिन वो थोड़ा शॉर्ट था। अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ज़्यादा डिटेल में और एलेबरेट करके इन तमाम इश्यूज़ पे बात करें, और मैं पहले अनाउंस भी कर दूंगी ताकि आप उन लोगों को भी बता सकें जिनको आप चाहते हैं कि वो ये प्रोग्राम सुने, जिनको इनसे डायरेक्ट फ़ायदा मिलने की उम्मीद या तवक्को है। अच्छा, विलिंग वेज एक ऐसा इदारा है जहाँ पे डॉक्टर सदाकत अली जो है उनका अपना इदारा जहाँ पे काम करते हैं। ये जहाँ लोगों को एडिक्शन से और बहुत सारी अपनी नफ्सियाती और जज्बाती मामला से निपटने की तरबियत दी जाती है और ट्रीटमेंट दिया जाता है। डॉक्टर सदाकत मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो जो बाबों के इश्तिहार नहीं बांटे जा रहे होते, महबूब आपके कदमों में, शौहर को राह रास्त पे लाना, तो आज हम आपको शौहर को राह रास्त पे लाने का तावीज़ जो है वो बता रहे हैं। वो आपने नोट कर लेना है और उसको अप्लाई आपने खुद करना है। तो ये तावीज़ कैसे शुरू होगा? जब पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि मुझे भी बहुत सा फीडबैक उस पर मिला और मुझे बहुत सारी ईमेल्स मिली। हाँ जी, मुझे तो खासी मिली। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा आपके इकबाल साहब के साथ लड़ाई हो गई है। मैंने कहा अच्छा जी, जिस दिन लड़ाई होगी उस दिन मैं ये काउंसलिंग नहीं ले रही होंगी, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि कुछ हो गया जी। तो ये जो हम बात कर रहे थे पिछली दफ़ा कि जब ये सानेहा हो जाए कि कोई बाहर किसी जगह अटक जाते हैं या उलझ जाते हैं तो ख़ातून क्या करें। अमूमन ऐसे मौके पे ख़वातीन वो सब कुछ करती हैं जो नहीं करने का होता है। मसलन वो क्या काम है जो नहीं करने? सबसे पहले तो मुसलसल अपसेट होना, रोना धोना, चीखो पुकार करना, गुस्सा करना, गम करना, शौहर से लड़ाई झगड़ा करना, उसकी मिन्नतें तरले करना कि तुम वापस आ जाओ, तुम मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या बुराई, ये सब नहीं करना। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सदमा तो बहुत ज़्यादा होता है, गमो गुस्सा ये बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको थोड़ा निपटाने की ज़रूरत होती है, जिसे हम कहते हैं ग्रीफ रिकवरी प्रोसेस। कोई भी हमारा नुकसान हो जाए, चाहे छोटी सी चीज़ भी खो जाए, मामूली भी, तो उसका कुछ ना कुछ गम और गुस्सा होता है जिसे एक दफ़ा निपटा लेना चाहिए। और उसका तरीक़ाकार ये है कि हमें किसी हमदर्द से उसके बारे में मुकम्मल जो है एक दफ़ा बात कर लेनी चाहिए और गमो गुस्से का इजहार कर लेना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद कोई हिकमत अमली बनानी चाहिए ताकि हम अपने नुकसान को ख़त्म कर सकें या उसकी तलाफ़ी कर सकें। फ़र्ज़ किया अपनी अम्मा के पास चलेंगे, रो पीट लिया, बता दिया सारा कुछ, उसके बाद आपके कहने का मतलब ये कि पेट हल्का हो जाना चाहिए, फिर आपको अपने ऊपर काबू पाने की आ जाना चाहिए। लेकिन अम्मा के पास नहीं जाना चाहिए। ख़वातीन को मैके से कभी मदद नहीं मिलेगी। अच्छा। ऐसा मामला, ऐसा हादसा जब कभी भी किसी के साथ होगा तो मैके से, भाइयों से, अपने वालिदैन से उनको बिल्कुल मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उसे कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाने के लिए कहेंगे। सही। तो मदद अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको शौहर के बहन भाइयों से, सास ससुर से, इससे भी ज़्यादा शौहर के दोस्तों से जिनके साथ फैमिली के समेत मिलना जुलना है, उनसे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। फिर ऐसे लोगों से मदद मिल सकती है, ऐसी ख़वातीन से मदद मिल सकती है जो कि अपने इन मसलों पे पहले कभी काबू पा चुकी हों। ठीक है। तो थोड़ा सा तलाश करने से आपको यकीनन ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि सही रहनुमाई दे सकें। ख़ास तौर पर यानी जो अपने शौहर के दोस्त होते हैं, यूँ लगता है कि जैसे वो शौहर का साथ देंगे, लेकिन ऐसे मामलात में कोई अज़ली बैर उनको भी होता है कि वो हमेशा बीवी का साथ देंगे। सही। तो शौहर के दोस्तों के पास पहुंचा जाए और उन्हें बैठ के बताया जाए कि वो क्या हरकतें कर रहे हैं। जी, इसके अलावा जो है बच्चों के मामले में सबसे पहले आप बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, ख़ुसूसन अगर वो टीनेजर या जवान बच्चे हैं
तो आप उन्हें कॉन्फिडेंस में लेते हैं और उनको इस मामले से अलग नहीं रखते। अमूमन आपको क्यों मिल जाएगा कि शौहर आपको जिन बातों से उस वक्त मना करना चाह रहे हैं तो आपको वही बातें एक्चुअली करनी है। मतलब शौहर आप जा रहे बच्चों हैं, को बताएं, बच्चों को बच्चे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे इस बात को? डिस्टर्ब होंगे, वो उनको वैसे भी पता होगा और उनको अगर अभी पता नहीं तो आगे चल के पता चलेगा। तो डिस्टर्ब होना, बताने का सही तरीका क्या होगा जब आप ये बात शेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ, तो उसकी राइट अप्रोच क्या है? वो क्या तरीका है जिससे हमें फ़ायदा मिलेगा और लोग हमारी मदद के लिए तैयार होंगे? सिर्फ हमारी राम कहानी सुन के तो मज़ा लेके साइड पे नहीं हो जाएंगे। बताने के दो तरीके हैं। पहले कि ये इस तरह हुआ है और डिग्निटी से बताएं, ठीक है। अपने आप को रोने धोने की तरफ ना लाएं। इसमें जो बैलेंस है, यानी अपने आप को कंपोज्ड रखना और एक जिद्दोजहद और एक रिजॉल्व को जाहिर करना कि आप अपने नुकसान को बहरहाल पूरा करेंगी। और ये जब बात करते हैं डिग्निटी के साथ और रोना धोना नहीं करते, अपने लिबास को सही रखते हैं और अपने यानी जो देखने से नज़र आना चाहिए कि आप में एतमाद है और आपने उसको कोई पर्सनल रिजेक्शन के तौर पर नहीं लिया। सबसे बड़ा जो ट्रैप होता है ख़वातीन के लिए वो ये होता है कि वो ऐसे मौके पे समझती हैं कि ये उनको कोई रिजेक्ट करके किसी की तरफ कोई गया है, जबकि उनकी ज़ात की किसी बात से इसका ताल्लुक़ नहीं होता। ख़वातीन को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जिस तरह कोई शख्स कंपल्सिव गैम्बलिंग में हो या एडिक्शन में हो तो आप उसे वापस लाते हैं और आप उन मामलात को एक पर्सनल रिजेक्शन के तौर पर नहीं लेते। तो ये भी एक इल्लत है या एक बुरी आदत है जो कोई अगर अपनाता है तो आप उसको बुरी आदत में से निकालने के लिए उसे न्यूट्रली लेते हैं। शुरू में जो गमो गुस्सा एक दफ़ा निपटा के आप फिर सेरेनिटी के साथ, संजीदगी के साथ इस मसले को हल करते हैं। और बच्चों से भी जब बात करते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं। ये किसी से भी बात करें कि एक तो आप वाक़या बयान करते हैं, फिर उस पर आप अपने जज्बात को भी बयान करते हैं कि आपको कैसा महसूस होता है। सही। और इसको ये नहीं महसूस करना कि मुझ में कोई कमी होगी, मेरे में कोई क्या, मुझ में आखिर क्या कमी है ऐसी जो तुमने इस तरह की हरकत की, इस फील को तो जहन में लाना इस वक्त तो ऐसा नहीं सोचना। ये पहले सोचने के काम थे कि अगर कुछ ऐसी चीज़ कही जाए तो वो कोई पहले सोचने का काम था। इस वक्त जबकि आपने किसी मंसूबे को कामयाबी से मुकम्मल करना है तो ये सोचना सेल्फ डिफीटिंग होगा। अब कैसे जान छुड़ाई जाए शौहर की उस खातून से? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, कल हम गए हुए थे वहाँ, बार बार मैं बता रही हूँ, सैदपुर विलेज रिकॉर्डिंग में, और हम यही डिस्कस कर रहे थे जगह में कि बड़ा ट्रेंड है, लड़कियाँ भी सक्सेसफुल मैन जो कि भले मिडिल एज हो या ओल्ड एज हो और शादीशुदा हो, उनको ट्रैप करती हैं या उनको फंसाती हैं या मत फंसाते हैं। आई डोंट नो कौन किसको क्या करता है, लेकिन समहाउ ये एक बड़ा इन किस्म की चीज़ है। ये एक बड़ा पेचीदा मसला है जो कि सारी दुनिया में है, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही लोग इस बारे में दीदा दिलेर, अवेयरनेस आ रही है। अब अवेयरनेस आ रही है। पहले यही चीज़ें पसे पर्दा हुआ करती थी और अब अवेयरनेस आ गई है दुनिया भर में। इस पे बहुत सा साइंटिफिक लिटरेचर है सही। और इसके पीछे बहुत से साइकोडायनामिक्स हैं, बहुत से इंसान की जो जिबिली कमज़ोरियाँ हैं, ख़ास तौर पर मर्दों की जो बायोलॉजी है वो बहुत डिफरेंट होती है, औरतों की बायोलॉजी डिफरेंट होती है। और चूँकि ख़वातीन को कोई प्रॉपर जो है काउंसलिंग नहीं मिलती शादी से पहले और उन्हें कैसे अपने खामद के साथ अपने मामलात को चलाना है इसका उनको कुछ पता नहीं होता। और ये भी हम करेंगे कि उन्हें कैसे अपने हस्बैंड के साथ काम, अपना मामलात जो है उनको चलाना है, ये भी एक सेशन हम करेंगे। मैं एक छोटी सी बात यहाँ बीच में ये करना चाहूँगा कि जो ख़वातीन अपने खामद के काम काज के हवाले से उसको मनफी फीडबैक देती हैं कि वो ज़्यादा काम ना करे या वो अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है या ऊंची उड़ान में जाना चाहता है तो ये एक तहफ़्फ़ुज़ का रास्ता है। खातून के तहफ़्फ़ुज़ का रास्ता है कि उसका खामद जो है उसकी जो गोल्स हैं या उसकी जो मंजिल है वो ऊंची हो, जिसके लिए वो जिद्दोजहद करता रहे। और ख़वातीन को थोड़ा सा ये एक पहलू रखना चाहिए कि वो खामद को लगे कि मैंने इसको अभी तस्खीर नहीं किया, ये अभी मसखर नहीं हुई। ये कैसे देंगे जिसमें ये भी ना आए कि तुम तो मेरे कोई, आमिर खान ने बेगम को ये कह के छोड़ दिया था कि मेरी कोई परवाह ही नहीं करती, उसको तो मेरा कोई फिक्र ही नहीं है, उसने कभी मुझे सेलिब्रिटी समझा ही नहीं है, उसने मुझ पे मुझे ओन ही नहीं किया उस तरह से। ये भी फिर एक एलिगेशन आ जाता है। ये बहुत कम असल में चीज़ है। मर्द की अपनी फितरत ये है कि जब तक उसे मौका ये मिले कि वो अपनी बीवी या लाइफ पार्टनर के पीछे चलने का मौका मिले, वो एक जिद्दोजहद, एक गोल उसके जहन में होता है कि ये मैंने हासिल करना है। वो जैसे ख़वातीन जो है शादी के बाद
मर्दों को बदलने के लिए कुछ ना क्या कुछ। किया जाए, मतलब कोई एक रवैया ऐसा बता देना जिससे समझ आ जाए हमें कि ये आप क्या कह रहे हैं। ज़्यादा रूड भी ना हो कि ये तो समझती नहीं है कुछ, ये तो हमें किसी खाते में ही नहीं लिखती है। नहीं देखिए, रूड होने का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। असल बात यूँ है कि मर्द और औरत के रिलेशनशिप में मर्द का काम है पीछे आना। ठीक है। देखिए, किसी भी ऐसे रिश्ते में, शादी में, शुरू में ख़वातीन जो है मर्द को जो है वो बदलने के लिए कुछ ना कुछ कह रही होती हैं और फिर कुछ साल के बाद उसे कहती हैं कि तुम तो कितने बदल गए हो। और बदला उसने खुद होता है कि जो काम पहले मर्द कर रहा था, जब वो औरत वो काम करना शुरू कर देगी। पहले मर्द पीछे आ रहा था, जब औरत पीछे पीछे जाना शुरू कर देगी तो दोनों अपने रोल रिवर्सल में चले जाएंगे और आपको नज़र आएगा कि जो चीज़ें कबाख्तें पैदा करती हैं उनमें से सबसे बड़ी बात है कि इंसान के अंदर, यानी बाकी तमाम जानदारों की निस्बत इंसान में ये चीज़ देखी गई है कि उसमें जो मादा है यानी फीमेल है वो पीछे बहुत भागती है, जबकि किसी दूसरे जानदार में ऐसा नहीं होता। तो हमें दूसरे जानदारों से ही सबक सीखना चाहिए। बिल्कुल सही। नसरीन, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक, वालेकुम सलाम। फराबी क्या हाल है? जबरदस्त। आप सुनाओ, क्या पूछना चाह रही हो? फराबी मैं पूछना भी चाहती हूँ और पहले तो बहुत इंतजार करवाते हैं, प्लीज इन्हें कहा करें इतनी इंतजार ना करवाया करें। बिल्कुल ठीक है, पूछना क्या है? हाँ, डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि जो इतनी जिद्दी और मानती नहीं है, ना हस्बैंड की मानती है, ना सास ससुर की मानती हैं, तो फिर वो क्या अपनी मनवाना चाहती हैं, लेकिन उनका तबका इतना पीछे से कोई भारी भी नहीं होता। क्या नहीं भारी होता? पीछे से कोई इतना उनका स्टेटस भारी नहीं होता कि वो अपनी मनवाना चाहती हैं कि सास ससुर की नहीं मानती, हस्बैंड को कुछ नहीं जानती, क्यों उनकी मानती नहीं है, बदतमीजी करती हैं, बदचलन करती हैं, क्यों उनका कहना नहीं मानती। डॉक्टर साहब से कहना है कि उनके बारे में जरूर कुछ कहें, उनके बारे में बताएं। लफ्ज बहुत बड़े बड़े आपने बोले हैं, बदचलन करती हैं, ये तो बहुत बड़ा लफ्ज है अगर कोई ऐसे करता है तो। लाजमी, मैंने आपको मतलब पता है बदचलनी का? हाँ जी, वो बहुत बदतमीजी करती हैं। बदतमीजी मतलब नहीं है इसका, बदचलनी का मतलब कुछ और है। उसका मतलब ये है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स रखती हैं और ये ब्लैकमेल करती हैं। ब्लैकमेल करती हैं, बिल्कुल सही साथ रहे। तो ये क्लियर हो गया कि वो आज मैं आपको कह रही थी ना कि फौरन आता है खातून पे वो जरा से जो आप कह रहे हैं पीछे लगा के रखो, तो मियाँ भी पीछे चलने की कोशिश करे तो सास ससुर और माशरा ही ताने देना शुरू करते हैं, तो बीवी के पीछे लगा हुआ है। ये मसले का दूसरा हिस्सा है। मैं उन जगहों की बात कर रहा हूँ जहाँ ख़वातीन बहुत हद से ज़्यादा नाइस, हद से ज़्यादा टॉलरेंट होती हैं। सही। देखिए, हद से ज़्यादा नाइस, हद से ज़्यादा कोई चीज़ भी होगी तो वो बीमारी को ही जन्म देगी। तो हद से ज़्यादा नाइस होना, हद से ज़्यादा टॉलरेंट होना, ये रवैये हम इंसानों में जब जन्म लेते हैं और अमूमन 2-3 पुश्तों में चलते चलते स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जब भी हम हद से ज़्यादा नाइस और हद से ज़्यादा टॉलरेंट होंगे तो हमारे घर में किसी को, शौहर के अंदर या बीवी के अंदर एडिक्टिव बिहेवियर कोई ना कोई ज़रूर आएगा, कोई ऐसा हद से बड़ा हुआ रवैया आएगा जिससे कि पूरे घर की ज़िंदगी अजीरन हो सकती है। सही, ठीक है। तो जो हद से ज़्यादा टॉलरेंस है या हद से ज़्यादा नाइस होना है, ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि हमेशा एक अकाउंटेबिलिटी का पहलू जो है ना वो बीच में रहना चाहिए कि घर के अफराद एक दूसरे के साथ एहतसाब कर सकें। ठीक है। और एहतसाब करते हुए वो ये चीज़ ज़रूर देखें कि अगर दूसरे में कोई नाराज़गी का एलिमेंट भी पैदा हो रहा है तो उसे बाद में दूर कर लें, एक आध दिन के बाद। नहीं है हमारे यहाँ। मैं मर्दों की बात नहीं कर रहा, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ कि देखिए, आपको ख़ानदान अमूमन 3 तरह के मिलेंगे। एक ख़ानदान वो हैं जो हद से ज़्यादा नाइस और टॉलरेंट होते हैं, वो अपने घर में भले उनकी बहू है या भले कोई भी उनके घर में जो एडिक्टिव बिहेवियर है, चाहे वो नशे के हवाले से है या बदतमीज़ी के हवाले से है, रूड होने के हवाले से है या जुआ है या कुछ भी है, तो वो बर्दाश्त करते ही चले जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि अपने घर के फ़र्द को कोई खुमियाजा नहीं भुगतना चाहिए। उनके नज़दीक ये होता है कि कोई कितनी भी गलती करे तो वो बर्दाश्त करके उसको कवर अप करते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसे घरों में जहाँ बहुत नाइस और टॉलरेंट बिहेवियर होते हैं
तो वहाँ ये फिर एडिक्शन या मुख्तलिफ़ किस्म के एडिक्टिव बिहेवियर जो है आगे आते हैं। इसके ऑपोजिट वो फैमिलीज़ हैं जो बिल्कुल कुछ बर्दाश्त नहीं करते और नो नॉनसेंस बिहेवियर उनका होता है कि कोई गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसे घरों में भी ख़राबी होती है कि लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, लोग बिखर जाते हैं, एक दूसरे से मेल जोल नहीं रहता। तीसरी जो कामयाब फैमिलीज़ होती हैं वो ये होती हैं कि वो गलत रवैया तो बर्दाश्त नहीं करते और उसके बारे में खुल के बात करते हैं, और अगर किसी को बुरा लगे तो वो बादअज़ां वो उसको ठीक कर तीसरा रवैया जो है वो अपने अंदर पैदा करना चाहिए। लेकिन वो कॉलर का सवाल अपनी जगह मौजूद है, हम उस पर बात करेंगे, एक ब्रेक लेने जा रहे हैं, उसके बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नीलोफर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक। जी जी ठीक, आप बिल्कुल नहीं लग रही हैं अपनी आवाज़। डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि औरतें बहुत तेज होती हैं ना। औरतें बहुत तेज होती, कौन कह रहा है? अभी आपने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि और नहीं, औरतें तो बहुत ज्यादा सब्र करती हैं। सब्र करती हैं जैसे मैंने किया है। जैसे आपने किया है। जी 25 साल से मेरा हक मेहर जो है वो भी मेरे देवर और उसके बेटे का जा रहे हैं। 41 कनाल जमीन है मेरे नाम। सही। मेरे बच्चों को और मुझे कुछ भी नहीं मिलता उसमें से, मेरे 6 बच्चे हैं। तो अब आप बताएं कि मैं और कितना सब्र करूं। जैसी को 25 अप्रैल को मेरी शादी हुई। सही, ठीक है। कितना अरसा हो गया शादी को? जी अभी ये 25 साल शुरू हो गया ना। माशाल्लाह, मेरे पास कोई, यार क्या दूं आपको, क्या अपनी जान नजर करूं, अपनी वफा पेश करूं। वो कहते हैं कौम के मर्दे मुजाहिद, मैं हूं कौम की खातून मुजाहिद। मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन हक उसको मिलता है जो हक को लेना जानता है। आप साथ रहे, हम बात कर रहे हैं इस पे। डॉक्टर साहब देखिए, ये सब्र की जो बात कर रहे हैं, सब्र का मतलब हमारी पूरी कौम को नहीं पता। सब्र का मतलब सिर्फ इंतज़ार होता है अपने गोल का। ये अरबी लफ्ज़ है। हम इसे उर्दू में जब सब्र का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब ये समझते हैं कि किसी चीज़ के बग़ैर ही मुतमिन हो जाना। जैसे किसी के घर में मर्ग हो तो हम जाके कहते हैं कि अच्छा सब्र करें क्योंकि जो इस दुनिया से चला गया है वो तो नहीं आएगा। तो ये गलत इस्तेमाल है इस लफ्ज़ का। ये असल में अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है कि इंतज़ार करना। ठीक है। जैसे कहते हैं कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, यानी अल्लाह इंतज़ार करने वालों के साथ है। और खाली इंतज़ार नहीं, जिद्दोजहद भी करनी चाहिए। अब ये कहते हैं इनका कोई हक इनको मिलना चाहिए, यानी कोई थर्ड पार्टी खुद से आके इनको इनका हक दे दे। ये जो सोच है कि दूसरा खुद ही रियलाइज क्यों नहीं करता। 25 साल शादी को हो गए हैं और माशाल्लाह से 6 बच्चे हैं, तो बच्चे अब ग्रोन अप जरूर होंगे, 12-13 साल के जरूर होंगे। और मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं 8-9 साल की होगी थी तो मैंने अपने घर के सारे डिसीजन में ऐसे करना शुरू कर दिया था। आई ऑब्जेक्ट, ये ऐसे नहीं होना, ये ऐसे होगा। मतलब मुझे याद है जिसके 6 बच्चे हों जवान, ये तो फौजी होते हैं। बिल्कुल ना, मुझे याद है अच्छी तरह, ददियाल एक दफा हम गए तो मेरी फुप्पो ने मुझे पराठे पे ताज़ा मक्खन डाल के नहीं दिया। तो मैंने अपनी अम्मा से कहा उठे यहाँ से, 1 मिनट यहाँ नहीं रहना, मैंने जाना है ननिहाल, क्योंकि मेरे ददियाल वाले जो हैं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। मुझे उस पर बड़ी डांट पड़ी, लेकिन मेरे ददियाल वालों को कान हो गए एक दफ़ा कि ये ना अब सीधी हो गई है। So that day onwards they could not dare to कि इस तरह की कोई नाइंसाफ़ी वो कर सकें। देखिए, मैं वो खातून जो बात करी, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को साथ मिला के खावत को कभी ज़्यादती उसके साथ करनी चाहिए, लेकिन यह है कि अपने हकूक़ के लिए जब जिद्दोजहद करते हैं तो आप फैमिली के तौर पर करते हैं और बड़े मुनासिब रवैयों के साथ करते हैं। 6 बच्चे जवान जिस खातून के हों उसको उसका हक भले बेटियां कहाँ लिखा है? भले बेटियां भी हों, बेटियां हो बेटे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटियों में ज़्यादा ताकत होती है। आप अपने बच्चों से बात करें और उनको बताएं कि ये उनका राइट है और ये कि उस राइट को उसे मुनासिब अंदाज जो आप कह रहे हैं वो क्या होगा? उसमें लोग अपने राइट को जब मुनासिब अंदाज से बात करते हैं, यानी इज़्ज़त से बात करते हैं, तो राइट मिलता है। जब हम हक पर भी होते हैं लेकिन रूड रवैया अख्तियार करते हैं तो फिर हमें हमारा हक नहीं मिलता। बहुत लोग हक पर होते हैं लेकिन उनका बात करने का इनकी जो ज़मीन है, अब ये अपने बच्चों को लेके वहाँ जाना शुरू कर दें और पोलाइटली बात करें कि हमारी ज़मीन है, कितना आ रहा है इसमें से, इस साल कितनी इनकम हुई है, अच्छा ये इनकम आप ले रहे हैं, चलें आप ले लें, आप ही रखिए, इतने जो है वो मुझे इसमें से ज़रूर दे दीजिएगा, मुझे ज़रूरत है अपने घर के लिए, या इस बच्चे की शादी करनी है इसके लिए मुझे चाहिए। अब इनका पस मंज़र क्या है चूँकि उसका हमें पता नहीं, लेकिन जब भी ऐसे किसी हक के लिए हम बात करते हैं तो पहले ताल्लुक़ को कम से कम आबरूमंदाना और इज़्ज़त से बात करने का तरीका अपनाना चाहिए।
गुस्से में हम बाज़ औक़ात बहुत कुछ कह देते हैं, गुस्से में खुद ही कह देते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए और बाद में हमें वो चाहिए होता है, क्योंकि जिससे हमने हक लेना होता है उसको काफ़ी सूट करता है कि हम उससे नाराज़ हो जाएं। हाँ जी, उसको तुम रूठे हम छूटे। लेकिन ये कि अगर हमने हक वापस लेना है अपना, जो किसी ने गसब कर रखा है, तो हमें चाहिए कि उसके साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो अच्छा रहे, इज़्ज़त से बात करें, क्योंकि हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए। हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे की इंसल्ट करें, फोकस ये होना चाहिए कि अच्छे तरीके से हमने अपना हक लेना है, उसमें अपने जज्बात आप इन्हें गाइड करिए। आप स्टेज नंबर 1 पे काम करें, अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस मिले, उनके अंदर ये चीज़ है, ये शऊर पैदा करें कि उनका हक है। दूसरा स्टेज, आप अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएं उन लोगों के साथ, खामखाई मीठी बनी रहा करें। ऐसे ये सख्त मुनाफिकत नहीं, खामखा मीठा बनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इंसल्ट ना करें, ठीक है। यानी जो तौहीन है, देखिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ख़राब करती हैं घरेलू रिलेशनशिप को, यानी मर्दों और औरतों के दरमियान ख़ास तौर पर, वो उसमें एक जो लफ्ज़ है वो अगर आप ज़हन में याद रखें, इज्जत किसी की मजरूह करना। सबसे पहली बात यह है कि सर्द मेहरी, अच्छा ठीक है, सर्द मेहरी से बचने की कोशिश करें। ये जो सर्द जंग होती है ये गर्म जंग से भी ज़्यादा ख़तरनाक, बहुत ख़तरनाक होती है। दूसरी चीज़ है कि कोल्ड वॉर के नतीजे में रशिया टूट गया था। नुक्ताचीनी, कि ज़रा ताक में रहना कि मुझे मौका मिला तो मैं कोई नक्स निकालूंगा, कोई नुक्ताचीनी करूंगा। तीसरी चीज़ है कि तौहीन, ठीक है, किसी की इंसल्ट ना करें, इंसल्ट ना करें। घरेलू रिश्तों में ये जो इंसल्ट है या तौहीन है, बल्कि ज़्यादा उनसे मोहब्बत से पेश आना शुरू करें ताकि वो आपकी बात समझने के काबिल हो सके। मोहब्बत की बजाय इज्जत से, क्योंकि मोहब्बत के बारे में हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन मोहब्बत से ज़्यादा अहमियत इज़्ज़त की है कि आप इज़्ज़त करते हैं कि नहीं। और चौथी चीज़ जो मैंने बताई वो है कि दिफा जो है वो जो अपना हम हर वक्त दिफा करने की कोशिश करते हैं और ज़रा सी बात में जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, दूसरे को मुतमिन करने के लिए वजूहात ढूंढ के लाते हैं, हर वक्त एक वजह ढूंढते रहते हैं अपने में या दूसरे में किसी न किसी मामले की। बाज़ औक़ात करीबी रिश्तों में कोई जब नामुनासिब रवैया होता है तो उसके पीछे कोई वजह नहीं होता, उस वजह नहीं होती, बल्कि उसके अंदर कोई उस वक्त ऐसा टर्मोइल होता है या स्ट्रेस होती है या कोई अपना गम या परेशानी होती है जिसकी वजह से रवैया ख़राब होता है। तो हमें उसके पीछे कहानियाँ नहीं बनानी चाहिए कि ज़रूर होना हो तो कोई ऐसी बात है। तो इसमें जो एक लफ्ज़ है जो याद रखना चाहिए वो है सौतन, यानी घरों में रिलेशनशिप में अपनी सौतन नहीं बनानी चाहिए। जिसमें अगर आप सीन के लफ्ज़ को देखें तो वो सर्द मेरी है, ठीक है, और वाव जो है वो है कि वजूहात ना तलाश करते रहा करें, कहानियाँ ना बनाता रहे करें, और ते का मतलब है कि तौहीन ना करें, सही, और नून का मतलब है कि नुक्ताचीनी से बचें। ग्रेट, सो इस सौतन से आपने ज़रूर बचना है। ये तो आपने ज़बरदस्त फार्मूला बताया। कॉलर भी है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी हैं फराह? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। जी, मैं ये बात करना चाहती हूँ, एक तो मैरिज पे तो इतनी कोई ख़ास मैंने बात नहीं करनी। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल हो चले, माशाल्लाह माशाल्लाह, 3 बेटियां हैं मेरी, माशाल्लाह, और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इससे भी अच्छी करे। आमीन, बस दुआ कीजिएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो औरतें हैं ना वो वाकई थोड़ा सा सब्र करें ना तो काफ़ी कुछ हासिल हो जाता है। ठीक है, कैसे? मतलब ये है कि एवी नोक झोंक और ये कर रहे हो वो कर रहे हो, हाँ। ये कर करके देख के तो फिर जो है वो बंदा खराब ही होता है। आप खुल के बात करें ना, मतलब किस तरह से सब्र, क्या सब्र? अब एक खातून जो आई हैं उन्होंने कहा कि उनका पिछले 25 साल हो गए हैं शादी को, 41 कनाल जमीन है उनकी, उसमें से उन्हें और उनके 6 बच्चों, वो नहीं बदलते। हाँ? जो बदलना चाहे ना वो नहीं बदलते, और जो बदलना चाहे वो तो 1-2 साल में बदल जाते हैं। यार बड़ा मुश्किल है ये बर्दाश्त करना है कि आपका जो जायज़ हक है वो आपको नहीं मिल रहा, हाँ, आपके बच्चों को नहीं मिल रहा, वो मिजरेबल जिंदगी गुजारे और दूसरे लोग ऐश कर रहे हैं। बस ये तो अपनी अपनी आदतों की बात होती है ना। कुछ जो है वो शर्म कर जाते हैं, मर्द जो है कुछ नहीं करते। सही, तो जो ना करें उनको बस उनके ऊपर आप सब्र किए छोड़ दे, मेरा ख्याल है। अच्छा, वो छोड़ कौन सा वाला दे? बस कौन सा वाला छोड़ दे? मतलब उनको उनके हाल पे छोड़ दे या उन्हें छोड़ दे? कौन से वाला छोड़ दे? वो दूसरा भी छोड़ दे और ये भी छोड़ दे। ग्रेट, साथ रहें। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब, देखिए वो जो उनका मैसेज समझाऊँ मैं, उसमें से कुछ काम की एक बात है जो मैं बताना चाहूँगा
कि ख़वातीन, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि इनका काम मोहब्बत लेना होता है, देना नहीं होता। अच्छा। ख़वातीन का हक़ यह है कि उसको मर्द से मोहब्बत मिले, लेकिन ये डिमांड नहीं की जा सकती। कोई ख़ातून अगर ये कहती है कि मुझे ज़्यादा तवज्जो दो, ज़्यादा मोहब्बत दो, ज़्यादा इज़्ज़त दो, ज़्यादा ये उसका हक़ तो है, ज़्यादा वक्त नहीं, जो पैसा दो ये ठीक है, तो फिर जो चीज़ें नापी तोली जा सकती हैं, जिनकी रसीद दी जा सकती है, सही, वो ठीक है। अगर कोई औरत अपने आप पर इन्वेस्टमेंट कराती है, अपने खामद की ज़्यादा खर्च कराती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा? क्योंकि खामद जहाँ खर्च करता है, मर्द की ये साइकोलॉजी है कि वो खर्च करके ये साबित करता है, उसकी साइकोलॉजी ये होती है कि अगर वो किसी पे खर्च करता है, और ये इसकी बड़ी मज़हबी अहमियत भी है। तो कफ़ायत शारी में मारी जाती है, नहीं नहीं नहीं, ये 5,000 का जोड़ा आप पे ऊपर इतना बोझ आएगा, मैं ये ले लेती हूँ, ये सस्ता है। बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, बहुत बड़ी गलती है। और औरतों के अंदर ये भी है ना कि मैं प्यार ज़्यादा से ज़्यादा दूँ, सारे मसले प्यार से हल हो जाएंगे। और ये मर्दों ने सारा ट्रैप डाला होता है, मुझे बचपन से प्यार नहीं मिला। आपने अक्सर ये सुना होगा मर्दों से कि मुझे बचपन से प्यार नहीं मिला। हाँ। मुझे ये बताइए कि ये सब मर्द ही क्यों कहते हैं कि उन्हें बचपन से प्यार नहीं मिला? कभी किसी लड़की को भी, कभी किसी लड़की को भी ये आपने कहते सुना है कि मुझे बचपन से प्यार नहीं मिला? हालांकि लड़कियों को नहीं मिलता, उनको खुशामदीद नहीं कहा जाता दुनिया में, लेकिन फिर भी आप नहीं देखते कि लड़कियां ये बात कहती रहे। मर्द जब भी कोई किसी खराबी का निशाना उसके अंदर कोई जब खराबी पैदा होती है और उसको ऊपर उंगली उठती है, तो वो कहता है एक्चुअली मुझे बचपन में प्यार नहीं मिला। तो ये जो है ना, ये ढकोसला, ये जो ट्रैप है, इसमें कभी भी नहीं फंसना चाहिए। औरत को हमेशा मोहब्बत देने की बजाय पहले मोहब्बत लेने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जिस रिलेशनशिप का आगाज़, देखें ये उन रिलेशनशिप्स की हम बात करें जहाँ लव मैरिज होती है, एक लड़का मिन्नत समाजत करके पीछे आता है, तवज्जो हासिल करता है, मनाता है, और उसके बाद जो ही उनकी शादी होती है वो आगे आगे और लड़की पीछे। आप समझते हैं औरत का कसूर है? जोनी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि उन मर्दों का क्या करें जो रात तक दफ्तर में बैठे रहते हैं, दफ्तर को टाइम नहीं देते। गुलरेज मौजूद साहब हैं, बड़ी अच्छी उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। उन्होंने कहा जी मेरे दफ्तर के बाहर खड़ी होती हैं गाड़ियाँ, इसलिए कि ज़्यादातर लोग मैरिड हैं। ज़्यादातर जो मैरिड लोग हैं उनके लिए स्केप ये है, कोई काम करना जो है उसको अपना स्केप बनाते हैं, एंड दे स्टेज इन ऑफिस लेट नाइट्स तक। क्या करें बीवियाँ उनकी? देखिए काम जो है, जैसे वर्क है जो, वो हमारे माशरे में उसको बहुत तारीफ़ की निगाह से देखा जाता है, और बाज़ औक़ात लोग इसको इस हद तक करने लगते हैं जिसे वर्कोहलिज़म कहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि वही रवैये जो अच्छे होते हैं जब हद से ज़्यादा किए जाते हैं, तो वही रवैये खामोशी से बुरे रवैयों में बदल जाते हैं। मेरे सामने शो में अक्सर लोग बैठ के कहते हैं वी आर वर्कहॉलिक, तो मेरे जहन में आता है अच्छा यू आर एबनॉर्मल देन। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप नॉर्मल नहीं है, कम से कम आप अच्छे हो सकते हैं। देखिए ये बीमार होने की अलामत है, और इसमें से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। आप निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते, ये कैसे शौहर को कैसे निकालें बीवियां? देखिए ये तमाम जो मामलात होते हैं जिनको हम एडिक्टिव बिहेवियर्स कहते हैं, इसमें आप पिन पॉइंटेड सिर्फ उस मसले को अगर हल करने की कोशिश करेंगे जिसे हम कोर प्रॉब्लम कहते हैं, तो आप नहीं कर सकते। आपको सपोर्टिंग प्रोग्राम्स की भी मदद लेनी पड़ेगी। जब तक देखिए जब तक कुल नहीं बदलता, जुज़्व नहीं बदलता, आप ज़िंदगी के एक डिपार्टमेंट में सही और दूसरे डिपार्टमेंट में गलत काम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो या तो आप गलत काम छोड़ देंगे या आप सही काम छोड़ देंगे। बिल्कुल। तो जब हम कोई भी काम करना चाहें, चाहे वज़न कम करना चाहें, डायबिटीज़ या फिर जैसे शौहर की स्मोकिंग भी छुड़ाना चाहती हैं, स्मोकिंग छुड़ाना चाहें, या हम ब्लड प्रेशर को काबू में करना चाहें, या कैंसर की बीमारी से निपटना चाहें, तो उसमें एक बुनियादी कोर प्रोग्राम होता है जिस पे तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में हासिल करते हैं। लेकिन इर्द गिर्द जो है उसे स्ट्रेंथन करने के लिए आप बहुत से और प्रोग्राम भी सीखते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, असर्टिवनेस है, लफ्ज़ों का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। शौहर देर से आता है घर, मैं शौहर हूँ जो देर से घर आता हूँ, अब बताएं आप मुझसे कैसे बात करेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जब शौहर देर से आता है तो उस वक्त उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती कि आप उससे नाराज़गी का इज़हार दरवाजे पे करें। आप किसी भी और वक्त, पहले या बाद में, अगले दिन जब भी कोई मुनासिब वक्त मुकर्रर करें, हमेशा दूसरे से पहले पूछ लेना चाहिए कि मुझे आपसे कोई बात करनी है, अगर आप कहें तो मैं करूं। जब अब मेरे पास टाइम नहीं है, जब आप कोई काम हो तो मुझे फ़ोन पे मैसेज कर देना, आई एम वेरी बिजी, आज मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो आप उस वक्त इसरार ना करें। कोई वक्त
कोई ऐसा वक्त जो वो खुद आपको दे दें, जो कल हो सकता है, परसों हो सकता है, नेक्स्ट वीक हो सकता है, और आप किसी न किसी ऐसे वक्त जब आप किसी को जाके थोड़ा इश्तियाक पहले बढ़ाते हैं ना, पहले आप बात करते हैं कि मुझे कुछ कहना है, अगर आप इजाज़त फिर दें, अगर आगे से जवाब भी आ जाए, ओफो इसीलिए मैं जो हूँ ना बैठता नहीं हूँ, फिर बैठो तो यहाँ ये बातें शुरू हो जाती हैं। देखिए, अगर रिलेशनशिप इतना ख़राब है, बदलिहाजी इस दर्जे की है, तो पहले उस पे काम करने की ज़रूरत होगी कि आप मुज़ाकरात तो कम से कम कर सकें, टेबल पे तो आ सकें। लेकिन असल बात हम ये कर रहे थे कि जब मर्द घर में आता है रात को देर से, अगर उसको पहले ही बहुत ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और लबो लहजा ख़राब मिले, तो अगले दिन जब वो घर आने के बारे में सोचेगा तो उसको पिछले दिन का ये सीन घर में याद होगा और वो घर को थाना ही समझेगा। लेकिन अगर आप किसी भी मसले, जैसे कोई बच्चा गिर जाता है तो माएँ उसको डांटने लगती हैं, तो उस वक्त कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, बाद में किसी वक्त बात। बिल्कुल सही। ब्रेक लेके हमारे यहाँ वापस साथ रहिएगा। नेक्स्ट उसमें जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये मैसेज है कि डॉक्टर सदाकत से पूछे वो कौन से बेवकूफ़ मर्द हैं जो बीवी पर पैसे लुटाते हैं। मर्द बहुत चालाक होते हैं। एंड आई वांट आप नेक्स्ट टाइम हमें इस पे टिप्स ले लें, ठीक है? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।